हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ मीणा और आज हम इस वीडियो में हमारे इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के थर्ड पार्ट को कवर करेंगे बेटा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि फॉरेन ट्रेड सेक्टर और एक और टॉपिक ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इन टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे और साथ के साथ देखेंगे कि सीबीएसई इन टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछता है। बेटा पार्ट 1 में मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर को कवर किया, क्वेश्चंस करवाए, मैंने आपको ये बताया कि कैसे डील करता अगर मैं इस क्वेश्चन को डील करता तो। सेकंड में मैंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को कवर किया, ये थर्ड पार्ट में मैं फॉरेन ट्रेड सेक्टर को कवर करने वाला हूं। ठीक है, तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, फॉरेन ट्रेड सेक्टर ब्रिटिशर्स के टाइम पे कैसा था, तो बेटा बहुत ध्यान से सुनो, इस टॉपिक को अलग अलग तरीके से डिटेल में कवर करेंगे। पहले चीज कि फॉरेन ट्रेड जो सेक्टर था हमारा, है ना, जो फॉरेन सेक्टर था हमारा, जो ट्रेड होता था, फॉरेन ट्रेड का मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, दूसरे देश से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होता था, उस पे ब्रिटेन की मोनोपोली थी। मतलब हमारा जो ट्रेड होता था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था, पूरे जितना भी ओवरऑल होता था उसका 50%, मोर देन 50% किसके साथ होता था बेटा? ब्रिटेन के साथ होता था। ठीक है, इसीलिए हमारे फॉरेन ट्रेड सेक्टर पे ब्रिटेन की क्या थी? मोनोपोली थी, क्योंकि 50% से ज्यादा बिजनेस जो होता था या ट्रेड जो होता था वो हमारा किसके साथ होता था? ब्रिटेन के साथ होता था। और बाकी बाकी जो बचा कुचा ट्रेड था वो किसके साथ होता था? सीलोन, पर्शिया और चाइना। ठीक है, सीलोन, पर्शिया और चाइना। अब सीलोन का मतलब जो आज का मॉडर्न डे श्रीलंका है, श्रीलंका का एंशिएंट नेम क्या है? सीलोन। अगर आप क्रिकेट देखते हो तो श्रीलंकन क्रिकेट टीम की जर्सी पे ऐसे सीलोन टी लिखा रहता है, तो वो सीलोन क्या है? उनका एंशिएंट नेम है। पर्शिया, बेटा प्रिंस ऑफ पर्शिया करके मूवीज भी है और गेम्स भी हैं। ठीक है, तो आपने खेले होंगे। तो प्रिंस ऑफ पर्शिया मतलब पर्शिया कौन सा? पर्शिया क्या मतलब? जहां पर पारसी लोग रहते थे, लैंड ऑफ पारसीज। तो पारसीज मतलब आज का मॉडर्न डे ईरान, है ना, ईरान की बात हो रही है, और चाइना। तो हमारा जो बाकी बचा कुचा ट्रेड था वो किन किन देशों के साथ होता था? श्रीलंका, ईरान और चाइना, या सीलोन, पर्शिया और चाइना। बेटा ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि ब्रिटेन के अलावा और किन किन देशों के साथ भारत का ट्रेड हुआ करता था उस टाइम पे। ठीक है, तो सीलोन, पर्शिया और चाइना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, लास्ट ईयर मतलब 2025 का जो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन करवाया था, उसका आधा आंसर मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया था और आधा मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सीबीएसई बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को बना रही है। डायरेक्ट क्वेश्चन सीबीएसई अब नहीं पूछ रही है बेटा इंडियन इकोनॉमी से। ठीक है, तो अब देखते हैं, एक चीज बहुत अच्छे से समझना कि इंडिया ब्रिटिशर्स के टाइम पर, है ना, ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंडिया एक एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री हुआ करता था। इसका मतलब क्या? कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स ज्यादा थे, इंपोर्ट्स कम थे। बेटा ऐसा आज भी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई देश एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है और इंपोर्ट कम कर रहा है, तो ऐसा ब्रिटिशर्स के टाइम पे था। इसके बावजूद उस एक्सपोर्ट सरप्लस का बेनिफिट इंडिया को क्यों नहीं मिला, उसको समझना है। ठीक है, इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था और इसको ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस था बेटा, ये तो अच्छी बात है एक देश के लिए कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं मतलब देश के अंदर पैसा आ रहा है, तो बेटा ये तो एक देश के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जो पैसा आया ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक्सपोर्ट सरप्लस की वजह से, उसका फायदा इंडिया को क्यों नहीं मिला? बेटा ये क्वेश्चन कई बार पूछा है सीबीएसई ने। तो बेटा देखते हैं कि उसका फायदा इंडिया को क्यों नहीं मिला। ठीक है, वाई एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट बेनिफिटेड इंडिया। बेटा ये लास्ट ईयर सैंपल क्वेश्चन पेपर का भी क्वेश्चन है और लास्ट ईयर सीबीएसई का भी क्वेश्चन है। सीबीएसई 2025 में एक सेट में आया था ये क्वेश्चन। तो बेटा इंडिया ने जो एक्सपोर्ट करके पैसा कमाया, उसका बेनिफिट इंडिया को क्यों नहीं मिला? क्योंकि उस पैसे को ब्रिटिशर्स ने कहां कहां पर यूज किया? उन्होंने क्या किया?
ब्रिटेन में अपने ऑफिस सेटअप करने में लगाया। मतलब जो पैसा आया उससे ब्रिटेन में उन्होंने अपने ऑफिसेस को सेटअप किया, ठीक है, और वॉर एक्सपेंसेस में यूज किया। मतलब बेटा ब्रिटेन दुनिया में कई तरह के कई देशों से वॉर लड़ रहा था उस टाइम पे, तो जो उसने एक्सपोर्ट करके ब्रिटेन से इंडिया, मतलब इंडिया ने जो पैसा कमाया एक्सपोर्ट करके, उस पैसे को ब्रिटिशर्स ने कैसे यूज किया, अपने वॉर एक्सपेंसेस को मैनेज करने में यूज किया। और इंपोर्ट इनविजिबल्स, मतलब कि जो ब्रिटिश के है ना, ब्रिटिश आर्मी में मेनली इंडियन लोग ही होते थे, लेकिन वो जो टॉप पोजीशन होती थी ब्रिटिश आर्मी की, उस पे कौन बैठा रहता था, एक ब्रिटेन, मतलब एक ब्रिटिशर बैठा रहता था। तो उस ब्रिटिशर की जो सैलरी होती थी वो कहाँ से जाती थी, जहां जो हम एक्सपोर्ट करके कमाते थे, वो जो कमाई होती थी उससे उन ब्रिटिश ऑफिसर्स को सैलरी मिलती थी। तो उन्होंने क्या किया, इनविजिबल्स को इंपोर्ट करना चालू किया, मतलब सर्विसेज को इंपोर्ट किया। बेटा इन वजहों से जो हमने एक्सपोर्ट किया उसका फायदा हमको नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो पैसा ब्रिटेन के ऑफिस सेटअप करने में लगाया, है ना, वॉर एक्सपेंसेस को मैनेज करने में लगाया, और इनविजिबल्स को इंपोर्ट किया, मतलब सर्विसेज को इंपोर्ट करने में वो पैसा खर्च किया। उन्होंने इंडिया के डेवलपमेंट में वो पैसा खर्च नहीं किया, इसीलिए एक्सपोर्ट सरप्लस होने के बावजूद भी हमें उस सरप्लस का बेनिफिट नहीं मिला। ठीक है, तो बेटा ये था फॉरेन ट्रेड सेक्टर। मोनोपोली किसकी थी, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट, हम एक्सपोर्ट सरप्लस थे, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ कैसे हुआ, उसके ये 3 रीजन। अब आगे समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्विस कैनाल। बेटा स्विस कैनाल बहुत ज्यादा इग्नोर्ड और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेटा 2024 में यहां से क्वेश्चन आया था, और मैंने उस टाइम भी पढ़ाते वक्त ये बोला था कि अगर मैं पेपर बनाऊंगा तो बेटा मैं स्विस कैनाल से क्वेश्चन दूंगा, और उस साल स्विस कैनाल से क्वेश्चन आया था। बेटा स्विस कैनाल को ये जो इंफॉर्मेशन है ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो वो क्या आएगा और हम क्या लिखेंगे इसको देखते हैं। बेटा स्विस कैनाल क्या है, स्विस कैनाल तो बेटा ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे है। आर्टिफिशियल वाटरवे का मतलब बेटा इस कैनाल को बनाया गया है, ये पहले से थी नहीं, ये मेन मेड है, ये नेचुरल नहीं है, इसको बनाया गया है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ है, और ये कहाँ पर है, ये इजिप्ट में है। ठीक है, ये इजिप्ट देश है, ये वहां पर है। बेटा ये इजिप्ट देश की पूरी इकोनॉमी इस स्विस कैनाल के ऊपर चल जाती है। क्यों? क्योंकि ये स्विस कैनाल इतना इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है पूरी दुनिया के लिए, है ना, यहाँ से बहुत ज्यादा जहाज निकलते हैं, और इजिप्ट क्या करता है, इन जहाजों के ऊपर टोल टैक्स लगाता है ना, अपन हाईवे पे जाते हैं तो टोल देते हैं, तो इजिप्ट क्या करता है, यहाँ से जो जहाज निकल रहे हैं इनके ऊपर कुछ नहीं, इनके ऊपर टैक्स लगाता है, टोल टैक्स लगाता है। और बेटा ये टोल टैक्स का रेवेन्यू इतना हो जाता है कि इजिप्ट की पूरी इकोनॉमी इससे ही चल जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। क्यों है, बहुत ध्यान से सुनो। बेटा इससे पहले जब ये स्यूज कैनाल नहीं था, इससे पहले हमें क्या करना पड़ता था, मतलब हमें से मतलब कि यूरोप से अगर इंडिया या चाइना अगर किसी जहाज को सामान लेके आना है या जाना है तो उसे पूरा अफ्रीका क्रॉस करते हुए आना पड़ता है। अगर यूरोप से कोई भी सामान लाना या ले जाना है तो उसको पूरा अफ्रीका क्रॉस करके आना पड़ता था पहले। लेकिन स्विस कैनाल बनने के बाद एक बहुत शॉर्ट रूट हो गया फ्रॉम यूरोप टू इंडिया या चाइना। तो यूरोपियन कंट्रीज के लिए इंडिया और चाइना जैसे देशों पे या चाइना जैसे देशों से ट्रेड करना बहुत आसान हो गया। क्यों? क्योंकि उनका रूट जो था वो बहुत कम हो गया। रूट मतलब उनका जो ट्रांसपोर्ट था वो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बच गई रूट छोटा होने की वजह से, और कॉस्ट बच गई तो उनके जो ब्रिटेन के गुड्स थे वो इंडिया और चाइना में और सस्ते हो गए, ताकि अब और ज्यादा मार्केट में वो अपने गुड्स को लॉन्च कर सकते हैं और अपनी मोनोपोली बना सकते हैं। तो बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है आज भी और उस टाइम भी था। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से सुनो, कि स्विस कैनाल की वजह से ब्रिटिशर्स को और ज्यादा हेल्प मिली इंडिया में अपनी मोनोपोली या इंडिया में अपना रूल एस्टेब्लिश करने में। कैसे? तो बेटा कैसे में ये चीज लिखेंगे कि
स्विस कैनाल की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था वो क्या हो गया था, कम हो गया था। यूरोप से, ब्रिटेन से इंडिया का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था वो बहुत कम हो गया था। ठीक है, सॉरी। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होने की वजह से उनके जो गुड्स थे उनकी इंडिया में कॉस्ट क्या हो गई, और ज्यादा कम हो गई। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ, इंडियन मार्केट इज मोर एक्सेसिबल टू ब्रिटिशर्स। मतलब अब ब्रिटेन के जो गुड्स थे वो और तेजी से उनके लिए इंडिया के मार्केट में पहुंचना और भी ज्यादा आसान हो गया। क्यों? क्योंकि एक तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम आ गई, और दूसरा कि वो तेजी से, पहले 1 महीना लगता था तो अब वो 10 दिन के अंदर इंडिया के मार्केट में पहुंच सकते हैं। तो बेटा ये दो कारण थे कि स्विस कैनाल की वजह से ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा टाइम तक इंडिया के ऊपर रूल कर पाए, राज कर पाए। ठीक है, तो बेटा ये स्विस कैनाल आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब देखते हैं बेटा इस टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। बेटा ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, कौन सा ईयर है मुझे याद नहीं है, लेकिन ये 100% पीवाईक्यू है। क्या क्वेश्चन था, इंडिकेट द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था उसका वॉल्यूम बताना है और डायरेक्शन बताना है। वॉल्यूम मतलब स्टैट में नहीं बताना है कि कितना वॉल्यूम था, नहीं। हम लोग वॉल्यूम में क्या लिखेंगे कि हम लोग क्या थे, एक एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री थे। हम लोग क्या थे, एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री थे। मतलब हमारा एक्सपोर्ट जो था वो ज्यादा था, किससे, इंपोर्ट से ज्यादा था। लेकिन हमारा जो एक्सपोर्ट था, हम लोग एक्सपोर्ट बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, है ना, जो अभी हमने सेकंड वीडियो में पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी की वजह से हम सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करने वाले देश बन के रह गए थे। ठीक है, और हमारा जो इंपोर्ट था वो क्या था, हम फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करते थे फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया। तो ये हुई हमारी वॉल्यूम की बात कि हम एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री थे, एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा था इंपोर्ट से, और हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश गुड को इंपोर्ट करते थे। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो बेटा डायरेक्शन, अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन में हमारा जो फॉरेन ट्रेड था उसके ऊपर मोनोपोली थी, किसकी, ब्रिटेन की। ब्रिटेन की मोनोपोली थी। ओवर 50% जो हमारा ट्रेड था वो किसके साथ होता था, ब्रिटेन के साथ होता था। और साथ साथ में और कौन कौन से 3 देश, सीलोन, सीलोन मतलब ब्रैकेट में लिखना श्रीलंका, पर्शिया ब्रैकेट में लिखना ईरान, और चाइना, इनके साथ हमारा फॉरेन ट्रेड होता था। तो बेटा ये 3 मार्क का क्वेश्चन था। 2 सब हेडिंग्स में आपको आंसर लिखना है, वॉल्यूम भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। 1.5 मार्क्स आपको इसके मिलेंगे और 1.5 मार्क्स आपको इसके मिलेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक पे ये क्वेश्चन पीवाईक्यू आया हुआ है। अब आगे एक और टॉपिक समझते हैं। बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। बेटा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब कि एक देश में जितने भी लोग रह रहे हैं वो अलग अलग, मतलब कितने, जितने भी लोग रह रहे हैं उनमें से कितने एग्रीकल्चर सेक्टर में है, कितने इंडस्ट्रियल सेक्टर में है, और कितने सर्विस सेक्टर में है ना, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में कितने कितने लोग इंगेज हैं, इसे कहा जाता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था, अच्छा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब मैंने क्या बताया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इंगेज्ड इन डिफरेंट सेक्टर, कि अलग अलग सेक्टर में हमारे यहाँ की कितनी वर्कफोर्स इंगेज है। अब ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में 75 से 80% लोग इंगेज थे, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है बेटा, है ना। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में 10% के अराउंड लोग थे, और सर्विस सेक्टर में 15 से 20% लोग थे। बेटा अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर्विस सेक्टर में 15 से 20% लोग कैसे थे। बेटा ये वो ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन होते थे, ये उनकी बात हो रही है ना। ब्रिटिश आर्मी में मेनली इंडियन लोग काम करते थे, जो टॉप पोस्ट थी उस पे ब्रिटिशर्स थे, बाकी जो छोटी पोस्ट रहती थी, है ना,
उसमें तो इंडियन लोग ही काम करते थे, तो उसकी वजह से ये परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई है ना। 15 से 20% लोग सर्विस सेक्टर में थे और मेनली वो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे। तो बेटा ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था हमारा ब्रिटिशर्स के टाइम पे। अब इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से सुनो बेटा। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है इस हेडिंग से कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे या इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में रीजनल वेरिएशन देखने को मिलता था। मतलब कि अलग अलग रीजन में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो था वो अलग अलग था। ऐसा क्यों था ये पूछा जाता है और ये पहले पूछा गया है। तो बेटा इसको बहुत ध्यान से समझो कि कौन से रीजन में किस सेक्टर में डिपेंडेंस ज्यादा थी और क्यों थी, और किस सेक्टर में डिपेंडेंस कम थी और वो क्यों थी। ठीक है, तो रीजनल वेरिएशन क्या था, देखो ये जो मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल प्रेसिडेंसीज थी, है ना, मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल प्रेसिडेंसीज जो थी, वहां पर मद्रास का मतलब तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक, केरला। ठीक है, ये पूरी एक प्रेसिडेंसी होती थी जिसको बोला जाता था मद्रास प्रेसिडेंसी। तो बेटा ये जो प्रेसिडेंसी थी इसमें एग्रीकल्चर के ऊपर जो डिपेंडेंस थी वो क्या थी, वो कम थी। क्यों थी वो कम, क्योंकि यहां पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी थी, है ना। यहां पे लोग एग्रीकल्चर के ऊपर कम डिपेंड थे क्योंकि यहां पर ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्री सेटअप करी थी और यहां पे सर्विस सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी होती थी, इसलिए वहां पे जो वर्कफोर्स था वो एग्रीकल्चर के ऊपर कम डिपेंड था और इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में ज्यादा लोग इंगेज थे। ठीक है बेटा, इसका कारण ये भी था कि मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, बेटा ये लोग सी से कनेक्टिविटी है इनकी, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपनी अपनी इंडस्ट्रीज डाली ताकि ब्रिटेन टू इंडिया और इंडिया टू ब्रिटेन उनका ट्रांसपोर्ट बहुत आसानी से हो पाए। ठीक है, तो ये एरिया ऐसा था जहां पर एग्रीकल्चर में डिपेंडेंस कम था। क्यों था, क्योंकि दूसरे सेक्टर में इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी। अब ओडिशा, राजस्थान और पंजाब, बेटा ये तीन स्टेट्स या ये तीन प्रेसिडेंसीज ऐसी थी जहां पर एग्रीकल्चर का डिपेंडेंस ज्यादा था। ठीक है बेटा, ये नाम बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे आपको, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव दोनों ही जगह काम आएंगे। तो एग्रीकल्चर में डिपेंडेंस इन तीन प्रेसिडेंसीज में ज्यादा होता था। क्यों, क्योंकि यहां पर जो एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, पानी था, फर्टाइल लैंड थी। और राजस्थान देख के आप ये मत सोच लेना कि राजस्थान बिल्कुल पूरा डेजर्ट ही है। बेटा राजस्थान में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे बहुत अच्छी फार्मिंग, जो एग्रीकल्चर कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, पानी भी है और ज़मीन भी फर्टाइल है। ठीक है, तो इन रीजन्स में एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस ज़्यादा था। उसके दो कारण, पहला कि वहां पर रिसोर्सेज अवेलेबल थे फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और सेकंड लैक ऑफ अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मतलब इन एरियाज में, इन रीजन्स में एग्रीकल्चर के अलावा अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थी वो बहुत ज्यादा कम थी, इसीलिए लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड ज्यादा थे। तो बेटा ये जो रीजन्स थे उसमें क्या होता था कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस कम थी, उसके दो रीजन, और ये जो रीजन है इनमें एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस ज्यादा थी और उसके दो रीजन मैंने आपको बताए। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है कि रीजनल वेरिएशन क्यों दिखता था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो बेटा ये था अपना फॉरेन ट्रेड सेक्टर और ये था अपना इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 3, चैप्टर 1 का पार्ट 3। नेक्स्ट पार्ट में मैं इस पूरे चैप्टर को कवर करने वाला हूं, पूरा चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। अब अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना ये चैनल, और सपोर्ट करना बेटा, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।